हेलो एंड वेलकम टू प्रैप सॉल्ट। आज हम लोग सोलर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर जरूर हो सकता है, पर आप इसको लास्ट तक देखते रहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था, यूनिवर्स वाली क्लास में, जिसमें हमने सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। जैसे कि सोलर सिस्टम गैलेक्सी के मध्य भुजा में पाया जाता है, इसके केंद्र में सूर्य है। वही सारी चीज़ों को हम वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे की जो चीज़ें होंगी, जिसमें कंप्लीट सोलर सिस्टम, इससे संबंधित जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेरियॉइड्स हैं, उन सभी का अध्ययन जो है हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम को। जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो आपको पता है कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर में स्थित है, वो है आपका सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम एंड अदर प्लैनेट्स। ठीक है, तो जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सन के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सन के ही चारों तरफ प्लैनेट्स भी चक्कर लगा रहे हैं, साथ ही साथ प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं वो भी चक्कर लगा रहे हैं। जितने भी कॉमेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, डॉग प्लैनेट है, ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ सन का ही चक्कर लगा रहे हैं अपने ही ऑर्बिट में। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, ये है आपका सन, और ये इसके जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, एक आप देख सकते हैं एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, उसी लाइन में चक्कर लगा रहे हैं। ये हर प्लैनेट का एक ऑर्बिट है। हर प्लैनेट का एक निश्चित ऑर्बिट होता है, निश्चित पाथ होता है, जिसी पाथ में वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यह सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, डॉर्फ प्लैनेट, मेटेरियॉइड्स, कॉमेट, डस्ट, गैस और वाटर, ये सभी पाए जाते हैं। यानी कि इन सभी से मिलकर बनता है हमारा सोलर सिस्टम, जिसका केंद्र या मेन पार्ट होता है आपका सन। ठीक है, सन जो होता है वो इसका मेन पार्ट होता है, जिसे हम एज अ फैमिली के तौर पे हेड ऑफ फैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम सन की बात कर रहे हैं तो सन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हम सन की बात करते हैं तो सन की कुछ लेयर्स होती हैं जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब लेयर्स की बात करते हैं तो याद रखिए, ये सन की जो लेयर्स है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कोर की। ठीक है, कोर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कोर। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन और हीलियम यहीं पर नाइट्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया करते हैं। जो कोर का टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। जब कोर से बाहर की तरफ हम आते हैं तो ये होता है आपका रेडिएटिव जोन। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 70 लाख होता है, और जब रेडिएटिव जोन से बाहर आ जाते हैं तब आपका आता है कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है, याद रखना, 20 लाख के आसपास होता है। जब हम इसके इनर पार्ट की बात करते हैं तो अब हम निकल कर आते हैं इसके बाहर की तरफ, और जब बाहर की बात करते हैं तो ये है आपका फोटोस्फेयर या प्रकाश मंडल, जो कि हमें सन का दिखाई देता है। यानी कि जो अर्थ से विजिबल होता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका टेम्परेचर 4000 से 6500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जब फोटोस्फीयर से क्या होता है, आपको पता है, कोर से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में जो एनर्जी है वो बाहर आ रही है। कई बार क्या होता है, एनर्जी के साथ साथ हाइड्रोजन और हीलियम्स के आयन जो होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, और वो आयन्स जो हैं जिस एरिया तक पहुंचते हैं वो एरिया पूरा के पूरा बन जाता है सन का एटमॉस्फेयर। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के आयन्स जहां तक सन के बाहर, जहां तक जिस एरिया तक पहुंचते हैं उसी को सन का एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसे हम क्रोमोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब हम क्रोमोस्फेयर से और बाहर की तरफ आते हैं तो एक पतली सी परत बनती है जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव जोन, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। ये ट्रांजिशन रीजन जो होता है वो बफर स्टेट का काम करता है आपके क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच में। ठीक है, सबसे आखिरी जो परत होती है वो होती है आपकी कोरोना। तो याद रखिएगा, जब हम सन के लेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी फोटोस्फेयर, फिर आता है आपका, ठीक है, सबसे पहले आ गई आपकी कोरोना। ठीक है, एक रुकिएगा, ये आपकी कोरोना आ गई। कोरोना के बाद आता है आपका क्रोमोस्फेयर।
क्रोमोस्फेयर के बाद आ जाएगा आपका फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के बाद जाएंगे तो कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन के बाद आपका रेडिएटिव जोन, और फिर आ जाता है आपका कोर। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखिएगा कई बार क्या होता है, सन की जो फ्लेयर्स होती हैं, सन के फ्लेयर्स इतनी तेज गति में या इतने अधिक वेग के साथ बाहर निकलती हैं कि वो उस प्लेस को छोड़कर एकदम सन के वायुमंडल से बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से सन के ऊपर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें हम सन स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम सनस्पॉट कहते हैं। और कई बार क्या होता है, ये जो फ्लेयर्स होते हैं वो अर्थ तक पहुंच जाती हैं, अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर अरोरा का निर्माण होता है। अरोरा इज द नेचुरल लाइट ऑफ सन। ठीक है, सन फ्लेयर की जो नेचुरल लाइट है वही अरोरा कहलाती है। और पृथ्वी पर अरोरा को हम दो जगह से देख सकते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये है आपका सन और यहाँ से सोलर विंड या सोलर फ्लेयर्स निकल रही हैं, तो ये यहाँ से जाके आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है, तो ये इसको इस तरफ मोड़ देता है और यहाँ पर ये कभी कभी आकर आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दिखाई देती है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके की ये जो है लाइट आपको देखने को मिलती है। जब आप इस लाइट की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जब हम इसकी बात करेंगे तो नॉर्थ पोल में या नदर्न लाइट को हम कहते हैं अरोरा बोरेलिस, और सदर्न लाइट को हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल से ही क्यों दिखाई देती है, तो इसलिए दिखाई देती है कि भैया ये पृथ्वी है और ये है आपके गोल। हम अगर अरोरा लाइट यहाँ पड़ रही है तो हम इसे ऐसे तो नहीं देख सकते, हम जाके इसे यहीं पर खड़े होकर देख पाएंगे। इसी वजह से ये लाइट जो है हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आसानी से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो सन की बात कर रहे हैं तो सन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी आपको याद रखने चाहिए। पहली चीज तो ये नियरेस्ट स्टार है आपके अर्थ का। ठीक है, साथ ही साथ इससे अगर सन को छोड़ दिया जाता है तो नेक्स्ट जो सेकंड नियरेस्ट स्टार होगा अर्थ का वो होता है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर आप इसकी दूरी की बात करते हैं तो ये लगभग प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो 4.2 लाइट ईयर्स होता है आपके। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये जो सन है, सन जैसे कि अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रही है, लेकिन सन का चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, सेम उसी तरह जो सन है वो हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और गैलेक्सी का चक्कर लगाने के लिए उसको 25 करोड़ साल का समय लगता है। ठीक है, यानी कि वो अपना एक चक्कर जो है वो 25 करोड़ साल में कंप्लीट करता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस तरीके से अर्थ घूम रही है, तो ये जो घूमता है वो 25 अर्थ दिन के बराबर होता है, यानी कि 25 अर्थ डे के बराबर होता है, जिस तरीके से ये अपना रोटेट करता है। साथ ही साथ इसमें केमिकल फॉर्म्स भी याद रखिएगा। अर्थ का सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो हाइड्रोजन से बना है, यानी कि लगभग 71% जो सन है उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, और लगभग 26.5% के आसपास इसमें हीलियम पाया जाता है। ठीक है, अगर हम सन की एज की बात करते हैं तो सन की एज जो है वो लगभग 4.5 बिलियन साल का है, यानी कि जो सन की उम्र है वो 4.5 बिलियन साल है। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जिसमें अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं अर्थ से तो वो है आपका 14.76 करोड़ किलोमीटर। इसके अलावा मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो है आपका 15.20 करोड़ किलोमीटर। जब हम इसके एवरेज की बात करेंगे तो लगभग आ जाता है आपका 114.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये जो है अर्थ जो सन है वो अर्थ से लगभग 1.3 मिलियन ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लगभग अर्थ से कितना बड़ा है, 1.3 मिलियन ज्यादा बड़ा है। साथ ही साथ इसके द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं या मास की बात करते हैं तो अगर अर्थ के कंपैरिजन में देखते हैं तो सन का द्रव्यमान अर्थ के द्रव्यमान से या अर्थ के मास से 3,32,000 टाइम्स ज्यादा द्रव्यमान रखता है। फोटोस्फीयर का जो मैंने आपको बताया था प्रकाश मंडल, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद टेम्परेचर ऑफ सनस्पॉट की बात करते हैं तो ये लगभग होता है आपका 4,500 डिग्री सेंटीग्रेड।
कई किताबों में इसे 3000 से लेके 4500 माना गया है। तो अगर आप इसको 4500 एक एवरेज तौर पे देख के चलते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने एज की बात कर ली थी, तो एज ऑफ द सन है 5 बिलियन साल। ठीक है, किसी भी तारे की जो नॉर्मल एज होती है वो आपकी 10 बिलियन होती है, याद रखिएगा। जब हम इसका बात करते हैं कि सूर्य की जो लाइट है, यानी कि सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, तो वो लेती है आपकी 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम। अगर हम स्पीड की बात करते हैं, लाइट की स्पीड जो होती है वो 10⁸ मिनट पर सेकंड होती है, याद रखिएगा। ये जो है, जो अपना लाइट करता है या लाइट ईयर जिसको कहा जाता है, तो ये सनलाइट जो कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में जो दूरी तय की जाती है, यानी कि सनलाइट के एक साल में जो दूरी तय की जाएगी उसी को लाइट ईयर कहते हैं, जिसे 9.46 इंटू 10⁻15 के हिसाब से नापते हैं। और अगर आप इसकी लार्जेस्ट यूनिट की बात करें, डिस्टेंस की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो आपकी पारसेक होती है, जिसे 3.6 लाइट ईयर में मापा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। ठीक है, अभी तक हम सन के बारे में पढ़ रहे थे, सन के बारे में हमने जान लिया। अब हम जब सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो ये है हमारा सन, और सन से हम बढ़ती हुई दूरी पर देखेंगे तो ये है हमारे प्लैनेट्स, जिसमें सबसे पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्थर नुमा बहुत सारी पत्थर पड़े हुए हैं, इसको आप बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके बाद जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो ये है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून के बाद भी आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और ये है आपकी कूपर बेल्ट, या ठीक है, ये क्या है, आपकी कूपर बेल्ट है। याद रखिएगा, जो सन की रोशनी है, सन की लाइट है, वो आपके ज्यादा से ज्यादा नेपच्यून तक पहुंचती है, कूपर बेल्ट तक सन की लाइट जो है वो नहीं जाती है। इसीलिए ये जो एरिया होता है वो पूरा की पूरा अंधेरे का एरिया होता है, यहाँ तक इसकी लाइट नहीं जाती है। जो सबसे, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सन से सबसे नियरेस्ट कौन सा, ठीक है, सन से सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है, तो वो है आपका मरकरी या बुध। उसके बाद दूसरा अगर प्लैनेट पूछा जाता है तो वो है आपका वीनस। एक चीज और याद रखिएगा, सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में ये जो 4 ग्रह या 4 प्लैनेट है, इन्हें आप पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो रॉक से बने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो एस्ट्रॉइड बेल्ट और कूपर बेल्ट के बीच में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सारे प्लैनेट्स को हम एक्सटर्नल प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। ये जो बने होते हैं ये गैसेस से बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, तो याद रखिएगा, गोल्डीलॉक्स जोन वो एरिया होता है जहां पर जीवन जीने की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। यानी कि अर्थ, अगर हम अर्थ में रह रहे हैं, अर्थ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थ पे लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो इसलिए करती है क्योंकि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है वो आता है आपका गोल्डीलॉक्स जोन में। यानी कि वीनस और मार्स का आधा हिस्सा और अर्थ का पूरा हिस्सा, ये तीनों आपका बन जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्डीलॉक्स जोन कहाँ से कहाँ तक है, तो वीनस, मार्स और अर्थ, जिसमें वीनस का आधा पार्ट और मार्स का आधा पार्ट और अर्थ का पूरा जो पार्ट है उसको मिलाकर आपका गोल्डीलॉक्स जोन बनता है। और गोल्डीलॉक्स जोन वो एरिया होता है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करने की सारी संभावनाएं होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इन प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। तो प्लैनेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, जब इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इनर की ही बात कर लेते हैं। इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। साथ ही इसमें आपका मरकरी है, मार्स है, अर्थ है और वीनस, ये 4 ग्रह आपके पाए जाते हैं। ये सारे के सारे ग्रह जो होते हैं या प्लैनेट्स जो होते हैं वो सॉलिड रॉक्स के बने होते हैं, इनमें रिंग सिस्टम नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं। ठीक है, इसमें जो है अपना एक ग्राउंड होता है इनका, इनके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स
बहुत कम होते हैं, याद रखिएगा। अगर आप मरकरी और वीनस की बात करते हैं तो इन दोनों के पास तो अपना कोई सैटेलाइट है ही नहीं, ठीक है। जब हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ पर एक सैटेलाइट है और मार्स पर 2 सैटेलाइट हैं, ठीक है। इन प्लैनेट्स को आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला चलते हैं और आ जाते हैं जोवियन या एक्स्ट्रो प्लैनेट की। तो याद रखिएगा ये जो प्लैनेट्स हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट और कुपर बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये गैसेस के बने होते हैं, याद रखिएगा। इनमें जो है रिंग सिस्टम पाया जाता है, ये बहुत ही लो डेंसिटी वाले प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। इनके सैटेलाइट की जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, वो भी ज्यादा होते हैं। और इस समय जुपिटर का जो सैटेलाइट का नंबर है वो इस समय सबसे ज्यादा है, 92 सैटेलाइट्स हैं जुपिटर पे इस समय। याद रखिएगा, देखिए सैटेलाइट की जो संख्या होती है, जो नंबर होता है वो घटता बढ़ता रहता है, खासतौर पे जो सैटर्न के साथ। सैटर्न और जुपिटर में कंपटीशन रहता है, कई बार सैटर्न के ज्यादा हो जाते हैं तो कई बार जुपिटर के ज्यादा हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से। तो आप जब भी एग्जाम दो तो एक बार इसके जो लेटेस्ट सैटेलाइट की रिपोर्ट हो उस पर जरा ध्यान से देखते हुए जाइएगा, ठीक है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आते हैं, बात करते हैं आपके प्लैनेट्स की कि आखिर हम प्लैनेट्स कहते किसे हैं। तो प्लैनेट्स के लिए हम 5 चीजों को इम्पोर्टेंटली मानते हैं। पहली चीज तो एक स्फेरिकल शेप होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर प्लैनेट तभी बन जाएगा जब उसकी शेप जो होगी स्फेरिकल होगी। दूसरा, अपना उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। तीसरा, उसकी अपनी एक ऑर्बिट होनी चाहिए। चौथा जो होता है उसमें कि ये जो प्लैनेट होगा वो सन का आपका चक्कर लगाएगा, ठीक है, सन की परिक्रमा करेगा या सन का रिवॉल्यूट करेगा। और पांचवा और इम्पॉर्टेंट होता है कि जो प्लैनेट की अपनी एक ऑर्बिट होगी वो किसी दूसरे की ऑर्बिट को नहीं काटेगी या किसी दूसरे की ऑर्बिट को ओवरलैप नहीं करेगी। लेकिन इस कंडीशन में 2006 में क्या होता है कि एक परिभाषा, इसी परिभाषा के अनुसार प्लूटो को जो है वो ग्रह या प्लैनेट की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाता है और प्लूटो से कहा जाता है कि भैया अब तुम ग्रह नहीं रह सकते हो क्योंकि तुमने जो नेपच्यून है उसकी ऑर्बिट को काटा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लूटो है और प्लूटो अपना चक्कर लगाते लगाते ये नेपच्यून की प्लेट जो ऑर्बिट है उसमें चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो 5th रूल है, ठीक है, कि किसी और के ऑर्बिट को कट नहीं करना है, ये इसको गलत साबित कर देता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों द्वारा इसको प्लैनेट से निकाल के डॉर्फ प्लैनेट में डाल दिया जाता है, ठीक है। पहले 2006 से पहले हमारे यहाँ प्लैनेट्स की या सौरमंडल में प्लैनेट्स की संख्या 9 थी, लेकिन उसके बाद इसकी जो संख्या हो गई है वो 8 हो गई है क्योंकि प्लूटो को निकाल दिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो यही पूरी सिचुएशन यहाँ पर दे रखी है, पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक छोटा सा चार्ट है। पहली चीज, अगर आप मरकरी की बात करते हैं तो ग्रे कलर का होता है, 88 दिन में सूर्य के परिक्रमा कंप्लीट कर देता है और मैक्सिमम रेंज ऑफ डेली टेम्परेचर यहाँ पर होता है। वीनस की बात करेंगे तो पेल येलो कलर का होता है, 225 दिनों में ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है और सबसे गर्म प्लैनेट है। अर्थ की बात करेंगे तो ब्लू कलर का होता है, केवल एक सैटेलाइट है इसके पास, ठीक है। और लगभग ये जो अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है वो 365 दिनों में करता है और इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। जब आप मार्स की बात करते हैं तो लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है, 2 सैटेलाइट है इसके, ठीक है। 686 में ये सन की परिक्रमा कंप्लीट करता है। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक्स निक्स ओलंपिया यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इसके बाद जुपिटर की बात करेंगे तो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। 11 साल 8 महीने का टाइम लगता है इसको और स्मॉल सोलर सिस्टम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सैटर्न की बात करते हैं तो टेटोन इसका सबसे लार्जेस्ट जो है सैटेलाइट है वो है, 29.2 साल में ये कंप्लीट करता है अपना चक्कर और इसके पास एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी रिंग्स होती हैं और इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है जिसकी वजह से ये पानी पर भी आराम से तैर सकता है। उसके बाद यूरेनस है, ये स्काई ब्लू कलर का होता है और ये इसे लाइन प्लैनेट भी कहा जाता है। और नेपच्यून जो कि ब्लू कलर का है और इसे कूलेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा यहाँ पर सैटेलाइट के नंबर दे रखे हैं,
ठीक है, इन नंबर में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ही था। साथ ही यहाँ पे लार्जेस्ट सैटेलाइट की बात की गई है, तो अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है मून, मार्स का सबसे लार्जेस्ट है फोबोस, जुपिटर का सबसे लार्जेस्ट है गैनीमेड, और ये गैनीमेड सोलर सिस्टम का भी सबसे लार्जेस्ट आपका सैटेलाइट है। सैटर्न का ट्रिटॉन है, यूरेनस का टिटेनिया है और नेपच्यून का ट्रिटॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं तो इस पे आपको ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सन से बढ़ते हुए क्रम पे प्लैनेट्स को लगाइए, तो आपको पता ही है सबसे पहले सन है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर उसके बाद आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है, उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून है। लेकिन कई बार क्या पूछा जाता है, आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर डाल दिया जाता है। तो अगर आपसे कई बार पूछा जाता है कि साइज के हिसाब से इसको लगाना है, तो साइज की अगर आप बात करते हैं तो जुपिटर जो है वो साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर के बाद आपका सैटर्न है, सैटर्न के बाद यूरेनस है, यूरेनस के बाद नेपच्यून है। ठीक है, और नेपच्यून के बाद आपका आ जाता है अर्थ, अर्थ के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद मार्स आता है और मार्स के बाद आ जाता है मरकरी। ठीक है, तो ये आपके लगे हुए हैं। अगर आप साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, आपका ये आ जाएगा वीनस। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका मार्स, और ये यहाँ आ जाता है आपका मरकरी। लेकिन एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डेंसिटी के हिसाब से। तो जब आप डेंसिटी के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे कम जो डेंसिटी है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे कम जो घनत्व या डेंसिटी पाई जाती है वो सैटर्न की पाई जाती है, और ये इतना ज्यादा हल्का होता है कि आराम से पानी के ऊपर भी तैर सकता है। तो सबसे कम की बात करते हैं तो सैटर्न है, और सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो वो है हमारी प्यारी पृथ्वी। लगभग 5.5 का इसका डेंसिटी पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार ये क्रम जरूर याद रख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने प्लैनेट्स के ऊपर और बात करते हैं सबसे पहले हमारे मरकरी की। ठीक है, तो ये आपका मरकरी है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, याद है आपको। ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो टेम्परेचर है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। दिन में लगभग इसका तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो 600 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और रात होते होते इसका तापमान जो है या टेम्परेचर जो है वो 150 डिग्री माइनस में पहुंच जाता है। तो जो डिफरेंस है, सबसे ज्यादा तापांतर वाला अगर ग्रह किसी को कहा जाता है तो वो आपका मरकरी ही है। ठीक है, इसके बाद इस प्लैनेट में, ये जो सोलर सिस्टम है, इस प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ ये सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, और याद रखना इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, अगला जो है वो है आपका शुक्र या वीनस। ये सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट है, ये जो है अर्थ से भी सबसे पास में। याद रखिएगा इसकी जो शेप है लगभग अर्थ के जैसी है, जिसकी वजह से इसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। ये बहुत ही चमकीला ग्रह है, इसे हम आसानी से देख सकते हैं, तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है इसे। इसे इवनिंग या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, भोर या सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। याद रखना रोटेशन फ्रॉम सन ये जो करता है वो ईस्ट टू वेस्ट करता है। सारे ग्रह जो होंगे वो वेस्ट टू ईस्ट करेंगे, लेकिन दो बहुत ही ज्यादा स्पेशल ग्रह हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट परिक्रमा करते हैं सन की, और वो है आपका यूरेनस और वीनस। ठीक है, साथ ही याद रखना है इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका एक दिन जो होता है वो लगभग 1 साल के बराबर होता है। ये अपने अक्ष पर सबसे, यानी कि अपने एक्सेस पर सबसे कम स्पीड पर रोटेट करता है। ठीक है, इसके अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। लगभग 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा ही प्रेशर कुकर जैसी स्थिति जो है वो बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एसिड रेन की जो कंडीशन है वो भी लगातार बनी रहती है। एक चीज और याद रखिएगा कि जब आप एग्जाम देंगे तो करंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें करंट से रिलेटेड जो अपडेट है उस पर आपको कायम रहना बहुत जरूरी है। मैं जो आपको अभी पढ़ा रही हूँ
वो मैं पढ़ा रही हूँ आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन करंट से भी आपको जुड़े रहना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि पिछले ही हफ्ते पीयूष गोयल जी के द्वारा एक मिशन के बारे में बताया गया है जो कि वीनस पे पहुंचने वाला है। वीनस पे ये मिशन जाएगा और ये इसका कारण क्या है, तो ऐसा माना गया है कि वीनस की जो वर्तमान स्थिति है, जो प्रेजेंट टाइम पे इसकी जो कंडीशन है, वो कंडीशन एक टाइम पे अर्थ की भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से रिसोर्सेज का गलत रिसोर्सेज का बिना ध्यान के उसका यूज किया जा रहा है, बिल्कुल उसको बचाया नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में ऐसा माना गया है कि जो स्थिति इस समय अर्थ की है वो पहले कभी वीनस की थी और वहां पर भी इसी तरीके से रिसोर्सेस को वेस्ट किया गया था, जिसकी वजह से शुक्र की वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है। तो अर्थ की फ्यूचर में कंडीशन कैसी हो सकती है, इसी का पता लगाने के लिए इसरो के द्वारा वीनस के ऊपर एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, वो जब आता है तो फ्यूचर में करंट में आएगा तो उससे रिलेटेड हम लोग तब डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा करंट को भी जोड़ते हुए चलिएगा क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, वो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये वीनस और ये हमारी प्यारी अर्थ, दोनों बहनें ही लग रही है, याद रखना। अब हम बात करते हैं हमारी प्यारी पृथ्वी की, हमारी प्यारी अर्थ की। तो जो यूनिक है क्योंकि भैया हम सब रह रहे हैं सोलर सिस्टम पे, सोलर सिस्टम में एकमात्र पृथ्वी ऐसी है जहाँ पे हम लोग रह पा रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ एक जो प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में जहाँ पर हम जीवन एग्जिस्ट करता है, इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी पाया जाता है। इसका रोटेशन जो होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, साथ ही साथ ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से झुकी हुई है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इसकी जो एवरेज डिस्टेंस होती है सन से वो 15 करोड़ किलोमीटर होती है, हमने इसको पढ़ लिया है। अब इसकी कुछ फैक्ट्स हैं उसको आप याद रखिएगा। इसका जो शेप है वो ओवल है, इसे आप जियोड भी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद पोल टू पोल इसका जो डिस्टेंस है वो 12,714 किलोमीटर है। इक्वेटोरियल डिस्टेंस की बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं, तो वो है आपका 12,756 किलोमीटर। ठीक है, जब पोलर सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो 40,008 किलोमीटर है और इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो 40,075 किलोमीटर है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन फैक्ट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करेंगे तो 5.5 की इसकी डेंसिटी पाई जाएगी और ये रिस्पेक्टिवली देखी जाती है पानी से। एज जो है लगभग 4.6 बिलियन साल इसकी है। सरफेस एरिया 511 मिलियन किलोमीटर है। मिनिमम डिस्टेंस अगर सन की बात करते हैं, ये जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, 147.9 मिलियन किलोमीटर है और मैक्सिमम डिस्टेंस जिसको एपीहीलियन कहते हैं वो 152.1 मिलियन किलोमीटर पाया जाता है। एवरेज अगर डिस्टेंस की बात करते हैं सन से तो 149.8 मिलियन किलोमीटर या 14.98 करोड़ किलोमीटर जो है वो पाया जाएगा। सन का जो सनलाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेती है, यहाँ पे 20 कर लीजिएगा, 20 सेकंड का टाइम लेती है और डिस्टेंस जो है वो मून से 3,84,000 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखिए। डीपेस्ट पॉइंट अगर पूछ लिया जाता है अर्थ का तो वो है आपका मारियाना ट्रेंच, जो कि आपके पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। नियरेस्ट स्टार इसके जो है वो सन है और उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी आ जाता है। इसका एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो कि आपका मून है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मंगल या मार्स प्लैनेट की। जब हम मार्स की बात करते हैं तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल रखता है अर्थ के बाद लाइफ को एग्जिस्ट करने का। यही वजह है कि मंगल मिशन भेजा गया था, मॉम मिशन भेजा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। साथ ही साथ इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। इसके 2 सैटेलाइट हैं, डेवोस और फोटोस। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस पाई जाती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स पाए जाते हैं, जैसे ओलंपस मोन्स जो है इसका माउंटेन है। और सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची वॉल्केनिक चोटी या सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी नेक्स्ट ओलंपिया भी यहाँ पर ही पाई जाती है और ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 टाइम
3 गुना ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स की। एस्टेरॉयड बेल्ट मैंने आपको बताया है, ये जुपिटर और मार्स के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और खासतौर पर कुछ एस्टेरॉयड्स उनके नाम याद रखिएगा, साइरस, वेस्टा, पैलस और हाइगिया। तो ये आप इनके नाम याद रखिएगा, छोटी छोटी चट्टानें होती हैं और ये भी आपके सन का जो है वो चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुपिटर की। तो जुपिटर जो कि लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट ये इस समय रखे हुए हैं अपने पास। ये अपने एक्सिस पे या अपने अक्ष पे बहुत ही ज़्यादा तेज गति से घूमता है। ठीक है, और इसी वजह से इसके डे और नाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो सबसे कम पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर रेडियो वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से इसे स्टार लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटीज की वजह से इसमें चमकदार चमकीला रहता है, जिसकी वजह से इसे स्टार लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। इसी के अलावा इस पे जो सैटेलाइट्स इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से इसे स्मॉल या मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। जुपिटर जो है वो सन का जो परिक्रमा है वो लगभग 12 साल में करता है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो कि हर 12 साल में या 12 साल के बाद लगता है, जिसे आप महाकुंभ कहते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जुपिटर है, याद रखिएगा। अगला आ जाता है सैटर्न। देखिए कितना सुंदर सा सैटर्न लग रहा है। ठीक है, तो ये जो सैटर्न है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, याद रखें, सोलर सिस्टम का। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर सी रिंग्स पाई जाती हैं, 7 रिंग होती हैं और ये सिलिका की बनी होती हैं। ठीक है, इस समय सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो जुपिटर के पास है, और जुपिटर के बाद जो है वो आपके सैटर्न के पास है। इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंग्स कितनी सारी हैं, जस्ट लाइक गैलेक्सी जैसा दिखता है ये। ठीक है, इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ये आराम से पानी के ऊपर भी तैर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं और हम आ जाते हैं यूरेनस और नेपच्यून पर। जब हम यूरेनस की बात करते हैं तो ये थर्ड हाईएस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसका जो जो अक्ष है, ठीक है, या ये कह सकते हैं इसकी जो टिल्ट है वो आपके लगभग हाईएस्ट है। ठीक है, ये कह सकते हैं जब आप ये जो अक्ष है वो बहुत ही ज्यादा अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से इसे लाइन प्लैनेट या लेटा हुआ प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, और इसकी जो सनराइज है वो वेस्ट में होता है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट घूमेगा तो सन जो उगता है या सनराइज जो होता है वो इसका वेस्ट में होगा। और इसकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने, याद रखना। इसके बाद नेपच्यून की बात करते हैं तो फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ये आपके सोलर सिस्टम का। इसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि सन की जो लाइट है वो नेपच्यून तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट कहलाता है। साथ ही साथ आप याद रखना यूरेनस और वीनस, इन दोनों को ही आपकी हिमगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, और नेपच्यून की खोज किसने की थी? जोहान गैले ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपनी कूपर बेल्ट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे कि सबसे आखिरी की जो बेल्ट हो जाती है वो हमारी कूपर बेल्ट होती है, तो वही है ये। कूपर बेल्ट तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो हम इसे नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। इसके लिए हमें रेडियो वेव्स की ज़रूरत होती है, जब हम इसको इंफ्रारेड कैमरे की ज़रूरत होती है, जब ही हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कूपर बेल्ट में ही ड्वार्फ प्लैनेट या कॉमेट्स पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखना। तो इसको कूपर बेल्ट को ड्वार्फ प्लैनेट और कॉमेट्स का घर भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कॉमेट्स की। तो कॉमेट्स कौन होते हैं? देखिए, कॉमेट जो होते हैं वो कूपर बेल्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि सन की रोशनी जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये बहुत सारी गैसेस, रॉक्स, आयंस इन सब के बने होते हैं। लेकिन जब ये सन की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो एकदम से सन के पास पहुंच जाते हैं। जब सन के पास पहुंचते हैं तो वहां पर रोशनी की वजह से या घर्षण की वजह से इनकी जो ये गैसेस हैं वो धीरे धीरे करके पिघलनी शुरू कर देती हैं। जब ये पिघलनी शुरू कर देती हैं तो उस समय क्या होता है, जो गैसेस जैसे ही पिघलेंगी तो वो एक पूंछनुमा आकृति बना लेती हैं। और जब हम इसे यहाँ से देखते हैं या अर्थ से देखते हैं तो हमें ये पूंछ जैसे दिखाई देते हैं, जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुपर बेल्ट में पाए जाते हैं या ऊर्ट क्लाउड में पाए जाएंगे, जहाँ पे नॉर्मली सन का जो लाइट है वो नहीं पहुंचती। ये तभी हमें दिखाई देते हैं जब ये आपकी परिक्रमा करते हुए सन के आसपास पहुंच जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसकी जो टेल है या जो इसकी पूंछ है वो हमेशा सन के विपरीत दिशा में होगी, यानी कि अगर ये सन है तो इससे इस साइड आपकी इसकी टेल जो है वो दिखाई देती है हमको। ठीक है, आगे चलते हैं और ये है हमारे डॉर्फ प्लैनेट। इनके नाम याद रखिएगा, ये भी आपके कुपर बेल्ट में ही पाए जाते हैं, मेकमेक, यूमा, साइरस, एरेस और आपका प्लूटो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेट्रॉइड्स पर। ठीक है, तो यहाँ आप मेट्रॉइड्स को देख सकते हैं। ये है भैया, इस तरीके से होता है ये अंतरिक्ष में, बहुत ही यार कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज गति में ये घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड होती है इनकी। ड्यू टू ग्रेविटी दे कम रेपिडली टूवर्ड्स अर्थ। क्या होता है, जब ये चक्कर लगाते होते हैं या घूम रहे होते हैं तो कई बार ये अर्थ के पास आ जाते हैं। जब जैसे ही ये अर्थ के नज़दीक आते हैं या अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आते हैं तो ये या तो जल के नष्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, जैसे ये चमकने लगते हैं अर्थ के पास आने से, जलने लगते हैं, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं शूटिंग स्टार या आपका टूटता हुआ तारा। कई बार क्या होता है, ये या तो जल के नष्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में आके, जब नष्ट हो जाएंगे तो इन्हें मेट्रोस कहा जाता है। और लेकिन कई बार क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं और अर्थ तक पहुंच जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, जिस कंडीशन को हम मेट्रियोट्स या मेट्रॉट कहते हैं, या उल्का पिंड भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास यही खत्म करते हैं। सोलर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लास भी हमारी लंबी हो गई है। तो जो मून का टॉपिक होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद हमारा यूनिवर्स और ये जो सोलर सिस्टम वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने, सीधी सी बात है, एक बार फिर से कहूँगी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर देना। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी का धन्यवाद।